to science online class. I'm your science teacher, and together we will see the chapter number 4, that is the heat, and this is going to be our 8th lecture. Okay, so what is going on in this particular chapter? Actually, we were looking the 3 modes of the heat transfer. What are the 3 modes of the heat transfer? First is the conduction. In the conduction, the heat transfer without the movement of the particles from the hot body towards the cold body. कहने का मतलब ये हुआ कि जब हीट का ट्रांसफर एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हो विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, बिना पार्टिकल्स के मूव किए, सो सच मोड ऑफ ट्रांसफर और ऑफ हीट इट इज नोन एज अ कंडक्शन. फिर इसको कंडक्शन कहा जाता है. Actually, we have seen so many daily life examples, so no need to explain more here. And second was the convection. Again, convection is the second mode of transfer of heat. Heat के transfer होने का जो second mode होता है, that is called the convection, and in which the heat again always transfer from hot object towards the cold object, but by the movement of the particles. Here the movement of the particles is possible. Means होता क्या है, जो particles होते हैं जिसको heat दिया जा रहा है उसके particles move करते हैं and actually they transfer the heat from hot object towards the cold object. So such mode of transfer of heat is known as the convection. Last time for the convection we have seen one daily life example, ventilators in the room. If you have seen my last lecture, so you come to know that ventilators in the room that I have explained you क्या होता है उसमें कि ventilators are always provided in form of doors and windows within the room. रूम में क्या होता है, बहुत सारे doors और windows ventilators के रूप में लगाए जाते हैं because they allow the fresh air to come in, क्योंकि उसकी वजह से fresh air के particles या fresh air अंदर की तरफ आता है. Okay, and the warm air it goes outside from the room. Warm air का बाहर निकलना and the fresh air it comes inside the room, that is the example of the convection. ठीक है, यहाँ पे हुआ कैसे, एयर का फ्लो कैसे हो रहा है, by the convection. Why? क्योंकि जो warm air होती है actually it is light in weight. रूम के अंदर कंटिन्यूअसली वी आर ब्रीथिंग, हम सांस लेते रहते हैं, so actually we are living the carbon dioxide gas and that gas is actually light in weight. तो जो भी गर्म हवा होती है वो लाइट इन वेट हो जाती है एंड इट राइजेस अप, वो ऊपर की तरफ उठती है या उड़ती है एंड एक्चुअली दे ट्राई टू गो टू द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर उठना चाहती है एंड दैट्स व्हाई दैट एयर इट कम्स आउट विद द हेल्प ऑफ द विंडोज एंड डोर्स. तो जब ये गर्म हवा बाहर की तरफ चली जाती है तो स्पेस क्या हो जाता है, वेकेंट हो जाता है, और उसी स्पेस को फिल करने के लिए जो कूल एंड फ्रेश एयर है एंड दैट कम्स इनसाइड द रूम एंड इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ. वी डोंट सफर फ्रॉम द सफोकेशन, हमको किसी भी प्रकार की सफोकेशन नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती है. और इस तरीके से आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा कि व्हेनेवर योर डोर इज ओपन्ड, whenever your windows are opened, so you feel fresh, है ना, हम लोगों को फ्रेश अच्छा लगता है. Why? Because we get the fresh air to breathe, क्योंकि सांस लेने के लिए हमको फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई होते रहती है एंड दैट इज द रीजन कि कभी भी किसी भी रूम में जो बहुत टाइम से बंद हो, हम एकदम से इंटर करते हैं तो हमको अजीब सा लगता है, स्मेल भी आती है और बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, बेचैनी लगती है ना. सो दैट वाज द रीजन. और ये होता किसकी वजह से है, कन्वेक्शन की वजह से होता है. और कन्वेक्शन में हमेशा क्या होता है बेटा, अगेन हीट ही ट्रांसफर होता है बट बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. तो ये तो हो गया थ्योरी. अब राइट नाउ अगेन वी विल सी द सेकंड एग्जांपल, अगेन डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ द कन्वेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर. एंड द सेकंड एग्जांपल इज द लैंड एंड सी ब्रिज. लैंड एंड सी ब्रिज कहने का मतलब क्या है, ब्रिज मतलब होता है ब्लोइंग एयर, बहने वाली हवा. ठीक है, सो लैंड ब्रिज कहने का मतलब जो लैंड से होकर के बहती है उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं. ठीक है, और जो सी के साइड से आती है या सी के थ्रू फ्लो होती है, ब्लो होती है, उसको सी ब्रिज बोलते हैं.
मतलब समुद्र के साइड से बहने वाली हवाएं। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि हाउ इट हैपन्स। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। लैंड एंड सी ब्रीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। लैंड और जो सी ब्रिज है, एक्चुअली दे आर द रियल एंड प्रैक्टिकल एंड गुड एग्जांपल ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स। ये कन्वेक्शन करंट्स के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के समय क्या होता है, एक्चुअली द लैंड बिकम्स वार्म फास्टर देन द सी। ड्यूरिंग द डे लैंड बिकम्स वार्मर फास्टर देन द सी। क्या मीनिंग हुआ कि दिन के समय पे क्या होता है कि जो सन रेस होती हैं वो डायरेक्ट किससे स्ट्राइक करती हैं, लैंड के सरफेस से। इवन वो सी के सरफेस से भी स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, लेकिन होता यह है कि जो लैंड होता है, जमीन, इट बिकम्स वार्मर, वो गर्म हो जाता है ना, फास्टर रेट एज कंपेयर टू द सी। समुद्र की तुलना में या सी के सरफेस की तुलना में लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है। ठीक है, जबकि इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट यहाँ पे भी पड़ रही है और वही सनलाइट सी के सरफेस पे भी पड़ रही है, बट लैंड की सॉइल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट बिकम्स वार्मर विद द फास्टर रेट एज कंपेयर टू द सी। आगे, अब जैसे ये गर्म होता है ऑन जमीन, सो द एयर सराउंडिंग द लैंड इट ऑल्सो बिकम्स वार्म। तो लैंड के आसपास की जो हवाएं हैं, द एयर विच इज सराउंडेड बाय द लैंड, लैंड के आसपास की जो हवाएं हैं या लैंड के आसपास जो फ्लो होने वाली हवाएं हैं जो नीचे हैं, ठीक है, दे ऑल्सो वार्म, वो भी गर्म हो जाती हैं। ठीक है, अगर वो गर्म होगा तो वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगी, बिकॉज दिस एयर आर कंटिन्यूअसली इन कॉन्टेक्ट विद द लैंड। लैंड के कांटेक्ट में होने की वजह से वो भी वार्म हो जाती है। एंड लाइट इन वेट, और जब कोई भी चीज गर्म होती है सो एक्चुअली इट बिकम्स लाइट इन वेट, वेट वाइज वो हल्की हो जाती है, और जब वो वेट वाइज हल्की हो जाती है तो क्या करेगी, इट राइजेस अप, वो ऊपर उठती हैं, इट गोस अप, वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया लैंड के बारे में अपन ने बात कर ली, बट द एयर सराउंडिंग द सी, लेकिन वो एयर विच सराउंडिंग द सी, जो कि सी या समुद्र के सरफेस को घेरे हुए है, इट इज कूल, वो ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि हमने यही बात तो बताई कि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो लैंड के पास की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, वेट वाइज हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सी के पास का सराउंडिंग एयर होता है, द एयर सराउंडिंग द सी सरफेस, सी सरफेस को सराउंड करने वाला जो एयर होता है, एक्चुअली इट इज कूल, वो अभी भी ठंडा है, एंड दैट्स व्हाई इट गेट्स चांस, उसको अवसर मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई स्थान खाली होता है तो एयर को फ्लो होना ही होता है। हमेशा एयर क्यों फ्लो होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो जब एक हवा यहां से वहां ऊपर जा चुकी होती है, सो सी ब्रिज, सी के पास का जो कूल एयर है, दे एक्चुअली फ्लो फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड सरफेस। सी के पास की जो हवाएं हैं वो सी से लैंड सरफेस की तरफ फ्लो होती है, एंड द सेम ब्रिज इज कॉल्ड द सी ब्रिज। इसी को हम लोग सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो लैंड ब्रिज हो जाएगा। मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि सी ब्रिज कब फ्लो होती है? डे के टाइम पे, दिन के समय। आप दिन के समय समुद्र के किनारे चले जाइए तो आसपास तो आपको समुद्र की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी। आप जब समुद्री एरिया बीच साइड में वॉक करेंगे ड्यूरिंग द डे टाइम, सो यू विल गेट द कूल फ्रेश एयर। आपको ठंडी हवाएं उधर की तरफ से आती हुई मिलेंगी, आपको अच्छा लगेगा। अब दूसरी बात करते हैं लैंड ब्रिज के बारे में। द प्रोसेस बिकम्स अपोजिट ड्यूरिंग द नाइट। क्या बोला गया है कि रात के समय में यही जो प्रोसेस होती है अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, चेंज हो जाती है कंडीशन, जस्ट उल्टा। देखना, एक्चुअली लैंड बिकम्स कोल्डर फास्टर देन सी,
लैंड जितने जल्दी गर्म होता है उतने जल्दी ठंडा भी होता है। वो जैसे जैसे दिन ढलने लगता है और टेम्परेचर डाउन होने लगता है, शाम होने लगती है, तो लैंड धीरे धीरे कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही जल्द विद इन फ्यू आवर्स लैंड बहुत जल्दी कोल्डर हो जाता है एज कंपेयर टू द सी। लैंड बहुत हाई रेट से ठंडा भी हो जाता है। तो अब सिचुएशन उल्टी हो जाती है, देखो आप। सो नाउ द एयर सराउंडिंग द सी, इसकी वजह से क्या हुआ, नाउ द एयर सराउंडिंग द सी, समुद्र को घेरने वाली जो हवाएं हैं एक्चुअली दे आर वार्मर, वो गर्म है, ठीक है। द एयर सराउंडिंग द सी, वो हवाएं जिनने समुद्र की आसपास की सतह को घेर रखा है एक्चुअली दे आर वार्मर, वो अब गर्म है, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं। एंड दैट्स व्हाई फिर से वही प्रोसेस, दे बिकम्स लाइट इन वेट, वो भी वेट वाइज हल्के हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो गर्म होती है वो हल्की भी होती है। तो जस्ट वही प्रोसेस बोल देंगे अपन, द एयर सराउंडिंग द सी दे आर वार्मर एंड दे आर लाइट इन वेट, ठीक है, वो वार्मर भी है, लाइट इन वेट, वेट वाइज भी हल्के हो चुके हैं। एंड दैट्स व्हाई दे गोस अप, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जो गर्म हवा होती है, धुआं होता है, स्मोक होता है, आपने देखा होगा वो नीचे नहीं ठहरता, ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अगेन सेम प्रोसेस इज देयर, इट इज लाइट इन वेट। अब क्या हुआ, अब जब समुद्र की हवाएं ऊपर चली गई तो चांस किसको मिल गया, लैंड वाली हवाओं का। व्हाई, बिकॉज द एयर सराउंडिंग द लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट सिचुएशन, रात के बारे में बात हो रही है। रात्रि में ये होता है द एयर सराउंडिंग द लैंड सरफेस, वो एयर जिसने लैंड के आसपास के एरिया को सराउंड कर रखा है, घेर रखा है, एक्चुअली दे आर कोल्ड एयर, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो गया, उसकी वजह से वो हवाएं भी क्या हो गई, कोल्ड हो गई, ठीक है। सो दिस कोल्ड एयर which surrounds the land surface, they get the opportunity to flow from land towards the sea during the night। क्या बोला मैंने कि रात के समय में फिर लैंड के पास की जो कोल्ड एयर होती हैं उनको चांस मिल जाता है कि वो लैंड के तरफ से सी की तरफ फ्लो हो। बात सही है। तो उससे क्या होता है दैट, तो ये हवा कहां से कहां चलती है, सो द एयर which actually blows from land towards the sea surface, ठीक है। तो वो हवाएं जो कि लैंड से सी सरफेस की तरफ ब्लो होती हैं, बहती हैं, सच ब्रीज, बहने वाली हवा को तो ब्रीज बोलते हैं, सो दैट ब्रीज इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, फिर उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। आप इसको एक्चुअली में फील करना चाहते हैं, सो यू कैन टेक अ वॉक ड्यूरिंग द नाइट ड्यूरिंग द कोस्टल एरिया। बीच एरिया में अगर आप रात के समय में जाएंगे बेटा तो आपको सफोकेशन होने लगेगा, आपका पसीना नहीं सूखेगा, आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं वो तो लैंड से सी सरफेस की तरफ ब्लो हो रही हैं, तो ठंडी हवाओं की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गया, और इसलिए जब रात में आप सी सरफेस के आसपास वॉक करेंगे तो आपको सफोकेशन होने लगता है, ह्यूमिडिटी का एहसास होता है, उमस लगती है, उमस, ठीक है, पसीना नहीं सूखता है। और उसी को अगर आप दिन के समय जाओगे तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी। सो इट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज दैट वी हैव सीन हियर। वही बात लिखी हुई है, तो बस जो प्रोसेस डे में होती है वही अपोजिट हो जाती है ड्यूरिंग द नाइट। डे के टाइम पे क्या होता है, सी ब्रिज फ्लोस ड्यूरिंग द डे टाइम, सी ब्रिज फ्लोस ड्यूरिंग द डे टाइम, सी ब्रिज दिन के समय में ब्लो होती है एंड इट एक्चुअली ब्लोस फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। और ये जो ब्रिज होती है उसको सी ब्रिज नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज इट ब्लोस फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड, क्योंकि ये सी से लैंड की तरफ ब्लो हो रही है। सेम लाइक दैट ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में यू विल फील द लैंड ब्रिज ब्लोस ड्यूरिंग द नाइट, लैंड ब्रिज ब्लोस, रात के समय में लैंड ब्रिज ब्लो होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, और ये हमेशा लैंड से सी सरफेस की तरफ ब्लो होती है। व्हाट इज द रीजन, कारण क्या होता है, रीजन इज द कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की वजह से ये होता है। कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, कोई एक चीज वार्म हो जाती है, लाइट इन वेट हो जाती है, ऊपर चली जाती है, तो सेकेंड साइड के
ब्रिज को ब्लो होना पड़ता है, एंड दैट इज द रीजन, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स. ओके, ओवर. राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड मोड ऑफ द heat transfer. What is the third mode of the transfer of heat? The third mode by which the heat may transfer, it is called the radiation. The third mode by which the heat may flow from one particular place to the another place, it is actually called the radiation. इसको radiation नाम दिया गया है. ठीक है. अब what is the radiation? ठीक है, radiation कैसे flow होता है? That actually before starting this particular topic, I have given you the example of toffees. मैंने टॉफी वाला एक एग्जांपल आपको बताया था. The same example is given at your book also. ठीक है, और यही एग्जांपल आपकी बुक में भी given है. तो उसमें जो तीसरी कंडीशन थी कि टीचर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है टॉफीज को अमंग द स्टूडेंट्स, है ना. बच्चों के बीच में अगर टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जो थर्ड तरीका था, जो थर्ड वे था, वो क्या था? डायरेक्टली द टीचर कैन थ्रो द टॉफीज टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स. अ टीचर कैन डायरेक्टली थ्रो द टॉफीज वन बाय वन टूवर्ड्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. क्या बोल रहा हूं मैं कि टीचर सीधे टॉफी ले और जिस भी बच्चों को देना है उसकी तरफ फेंक दे. दिस इज नॉट द गुड वे, है ना. ये ऐसा तरीका, ये बहुत ही गलत और रॉन्ग तरीका है. बट अगर अपन इमेजिन करके चले कि अगर ऐसा होता कि टीचर को टॉफी देनी है, जिसको भी देनी है उसने टॉफी उठाई एंड ही इज डायरेक्टली थ्रोइंग द टॉफीज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वन बाय वन. और बच्चे ने क्या किया? दे आर कैचिंग द टॉफीज, है ना. somebody those who are not able to catch, उनकी टॉफी यहाँ वहां नीचे गिर जा रही है. And afterwards they are collecting it from the ground, they are collecting it from the floor. ठीक है, तो इस तरीके के बारे में अगर हम लोग बात करें तो it is also happening without the movement of the particles. इसमें भी पार्टिकल्स ने मूव नहीं किया और हीट सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ फ्लो हुआ. ठीक है, सोर्स कौन था यहाँ पे? टीचर. डेस्टिनेशन कौन थे? स्टूडेंट्स. ठीक है, डायरेक्टली टॉफीज यहां से वहां तक गई है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. इसमें न तो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है और न ही पार्टिकल्स वाइब्रेट करके हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो इस तरीके का जो थर्ड तरीका होता है, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन. द रीजन वी विल सी इन द डेफिनेशन. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन. डेफिनेशन पे आइए. द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी. द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, रटने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, हर डेफिनेशन में आई टेल यू द सेम थिंग कि डेफिनेशन यू शुड एक्चुअली मैच बाय योर ओन. आप खुद से बना लीजिए. ये लाइन तो कॉमन होती है, आपने ऑब्जर्व किया हो, है ना. द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी कहां से कहां की तरफ जाएगी बेटा? फ्रॉम द हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी. बॉडी की जगह आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. बोथ आर द सिनोनिम्स, सेम थिंग. The transfer of heat energy from hot body to the cold body. हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना, लेकिन कैसे? विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम. इसमें कोई मीडियम होता ही नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का मीडियम है ही नहीं. विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एनी मीडियम, सॉरी, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, बीच में किसी भी प्रकार का कोई माध्यम ना हो तो पर भी, और विदाउट बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द एयर. इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा. विदाउट बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द एयर, और न ही ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो बीच में एब्सॉर्ब भी नहीं होती है. बीच में ऐसा नहीं है कि कोई चीज उसको अब्सॉर्ब कर लेगी, या बीच में अगर एयर पड़ रहा है तो एयर उसको एब्सॉर्ब कर लेगी, लास्ट तक नहीं पहुंच पाएगी आपकी एनर्जी. ऐसा भी नहीं है. सो विदाउट बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द एयर, ना तो एयर के मॉलिक्यूल्स ना तो एयर के पार्टिकल्स इसको बीच में एब्सॉर्ब करने वाले हैं, और इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. इसको किसी भी प्रकार के मीडियम की कोई जरूरत भी नहीं है. सो सच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होने का ये जो तरीका होता है, इट इज कॉल्ड द रेडिएशन. इसको रेडिएशन कहा जाता है. हाउ? देखते हैं भैया
Example, the sunlight reaches to us by the radiation. This is one of the best example that we can give. The sunlight which is coming from the sun and it is reaching to the earth surface wherever we all are living. So it is coming by the third mode of transfer of heat which we are reading right now. It is called the radiation. रेडिएशन ही वो तरीका है जिससे सनलाइट जो है, सन रेज जो है वो धरती तक पहुंच रही है, क्योंकि आपने देखा होगा, ठीक है, और बिना एब्जॉर्ब हुए बीच में इतना डिस्टेंस है ना, देयर आर सो मेनी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, सभी को पार करके वो आ रही है, उसी स्पीड से आ रही है, उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, और ना ही उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ना ही उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है. सो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल देखो आप, रूम हीटर वार्म्स द रूम बाय रेडिएशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ठीक है, ठंड के दिनों में क्या होता है, एक्चुअली इन सम ऑफ द हाउसेस पीपल यूज द रूम हीटर, है ना, पीपल क्या करते हैं, रूम हीटर का भी यूज करते हैं. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रूम हीटर हियर, रूम हीटर वार्म्स द रूम. रूम हीटर क्या करता है, धीरे धीरे रेडिएट एनर्जी को ट्रांसफर करके उस पूरे के पूरे रूम को वार्म कर देता है. कुछ टाइम जरूर लगता होगा, लेकिन इस चीज को अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा कि रेडिएशन, सोचो, है ना, अगर रूम हीटर, अगर आप किसी कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और रूम हीटर की वजह से अगर रेडिएट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो आपको गर्मी लगेगी. लेकिन अगर आपने बीच में कार्डबोर्ड रख दिया या बीच में किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया और उस साइड रूम हीटर रखा हुआ है, तो अब क्या आपको उसके टेम्परेचर का अंदाजा होगा, अब क्या आपको गर्मी लगेगी, बिल्कुल नहीं. जब तक वो रूम हीटर और आपके बीच में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, सो यू विल फील वार्म. एंड इफ सम ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, किसी भी प्रकार की रुकावट है, सो यू मे नॉट फील वार्म, आपको गर्मी नहीं लगेगी. सो दैट इज द थिंग. और रेडिएशन के केस में क्या होता है, यही होता है कि जो हीट एनर्जी होती है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डायरेक्ट ट्रांसफर होती है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं है. एंड बीच में इट इज ऑल्सो नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय द एयर, और बीच में एयर के द्वारा इसको एब्सॉर्ब भी नहीं किया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. We will talk about some of the facts actually which is related to the radiation. रेडिएशन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. लुक हियर, फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द हॉट ऑब्जेक्ट्स, सभी प्रकार के हॉट ऑब्जेक्ट्स, आइदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैस हो, सभी दे ट्रांसफर द हीट बाय रेडिएशन. वो भी हीट को कैसे ट्रांसफर करेंगे, रेडिएशन के थ्रू ही ट्रांसफर करेंगे. मीनिंग क्या समझें, मीनिंग ये समझें कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट्स जो गर्म हो, चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, मान लो कोई पत्थर एकदम गर्म है, मान लो वो लिक्विड हो, मान लो पानी एकदम गर्म है, या मान लो चाय एकदम गर्म है, तो चाय के ऊपर थोड़ा हाथ लगाओगे तो गर्म लगेगा आपको. या मान लो कोई गैस है, या कोई गैस जो कि बिल्कुल गर्म अवस्था में है, धुआं, अगरबत्ती का धुआं, ठीक है, तो तीनों ने क्या किया, हीट को ट्रांसफर किया, यहां से वहां हीट को सप्लाई किया. तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट्स विच ट्रांसफर द हीट, जो कि हीट को ट्रांसफर करते हैं, सो एक्चुअली दे डू इट बाय द रेडिएशन, रेडिएशन की वे से ही करते हैं. दूसरा देखो, रेडिएशन नीड्स नो मीडियम, रेडिएशन नीड्स नो मीडियम, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन द वैक्यूम, और इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन द वैक्यूम ऑल्सो. रेडिएशन को ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो वहां पे भी ट्रांसफर हो सकता है जहां पे वैक्यूम है, जहां पे एयर नहीं है. अब इस चीज को हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं. बाय चांस सन, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब हम लोग चांद में जाते हैं या स्पेस में जाते हैं तो वहां पे कोई एयर होता है क्या, नहीं होता है, वहां पे एयर नहीं होता है. इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो एक दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते हैं. क्यों नहीं सुन सकते हैं,
क्योंकि मैं जो बोलता हूं और आप जो सुनते हो उसको ट्रांसफर कौन करता है? एयर। यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, बट इट इज अब्सेंस देयर इन द स्पेस। स्पेस में ये चीजें नहीं होती हैं। लेकिन आप सोचो, जब सनलाइट ऊपर से नीचे आता है तो वो वैक्यूम से भी तो ट्रांसफर होते हुए आता है। जहां पे एयर नहीं है उसी को तो वैक्यूम बोलते हैं। द अब्सेंस ऑफ एयर इट इज कॉल्ड द वैक्यूम। जहां पे एयर की उपस्थिति नहीं है उसी को तो वैक्यूम कहा जाता है, ठीक है ना। तो सनलाइट वहां से भी ट्रांसफर होकर के आ जाती है, मतलब ये वैक्यूम से भी ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। ये समझा दिया मैंने। थर्ड, रेडिएंट हीट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। रेडिएंट हीट जो होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। हायर क्लास में और अच्छे से समझना, ठीक है। जब कोई भी चीज फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मैग्नेट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो रेडिएंट हीट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है ना। एंड इट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और ये लाइट के स्पीड से ट्रेवल करती है। और आपको मालूम होना चाहिए इन द होल यूनिवर्स द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग स्पेशली ऑन द अर्थ। अर्थ के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही है, यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है। तो वहां पे किसी भी चीज की स्पीड जो सबसे मैक्सिमम है वो है लाइट की स्पीड, और वो कितनी होती है? द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करके बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड। लाइट की स्पीड इतनी होती है कि वो हर एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सो लुक हियर, राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। ओके, लेक्चर इज गोइंग टू बी लिटिल लेंथी, थोड़ा लेंथी हो गया है। सो वी विल फिनिश दिस लेक्चर हियर ओनली, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट some more points regarding the radiation, and after that we have to see some daily life examples which is based upon the radiation, and after that particular chapter will be finished, okay. Till then, thank you so much, all the best.